वायरस के बाद अब हम अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध की बात करेंगे, जहां तालिबान के आतंकवादियों ने आज एक भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की बेरहमी से हत्या कर दी। दानिश सिद्दीकी एक फोटो जर्नलिस्ट थे और वर्ष 2010 से वो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम कर रहे थे। पिछले दिनों जब पश्चिमी मीडिया के अखबारों में भारत में कोरोना मरीजों की जलती लाशों की तस्वीरें प्रकाशित हुई थी, तब उनमें से बहुत सारी तस्वीरें दानिश सिद्दीकी ने खींची थी। इसलिए आज भारत में उन्हें कई लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया और एक वर्ग ने उनकी हत्या पर खुशी भी मनाई, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हमें लगता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। दानिश सिद्दीकी एक पत्रकार के तौर पर सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे थे, अपना काम कर रहे थे और अपना कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने जान गंवा दी। इसलिए आज उन्हें ट्रोल करने का नहीं बल्कि उन्हें श्रद्धांजलि देने का दिन है। आज दुख मनाने का दिन है। दानिश सिद्दीकी की विचारधारा कुछ भी रही हो, उन्होंने तस्वीरें कैसी भी खींची हों, लेकिन दानिश सिद्दीकी हमारे सहयोगी हैं और हमारे प्रोफेशन से हमारे साथ हैं। इसलिए हमें दानिश सिद्दीकी के इस तरह जाने का बहुत दुख है। और जैसा मैंने कहा, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, सबको अपनी विचारधारा रखने का अधिकार है। हम अपनी विचारधारा चैनल के जरिए रखते हैं, अपने शो के जरिए रखते हैं, वीडियो के जरिए रखते हैं। दानिश अपनी विचारधारा शायद अपनी तस्वीरों के जरिए रखते थे, लेकिन उन्हें पूरा अधिकार था वो जो चाहे कहने का और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। फिर ये लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो किसकी विचारधारा को सही समझते हैं, किससे गलत। इसलिए दानिश सिद्दीकी की हत्या का पुरजोर विरोध होना ही चाहिए। और दानिश जो थे वो अफगानिस्तान में एक भारतीय की हैसियत से वहां पर गए थे, तो आप ये मानकर चलिए कि आज एक भारतीय पत्रकार की हत्या हुई है। दानिश सिद्दीकी पिछले एक हफ्ते से अफगानिस्तान में चल रहे संघर्ष की मीडिया कवरेज कर रहे थे और उनके साथ वहां के एक सुरक्षा बल की टुकड़ी भी थी। अफगानिस्तान की सेना ने बताया है कि जब ये टुकड़ी कांधार के स्पिन बोल्डक शहर के एक बड़े इलाके को फिर से अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही थी और युद्ध चल रहा था, उसी समय तालिबान के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में दानिश सिद्दीकी और अफगानिस्तान की सेना के कुछ सैनिक मारे गए। कांधार का स्पिन बोल्डाक वही शहर है जो पाकिस्तान की सीमा से लगता है और आपको याद होगा 14 जुलाई को हमने डीएनए में ही आपको बताया था कि तालिबान ने यहां कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान की सीमा पर अपने झंडे लहरा दिए हैं और पाकिस्तान भी इस समय तालिबान का पूरा समर्थन कर रहा है। अफगानिस्तान पहुंचने के बाद से ही दानिश सिद्दीकी अपने ट्विटर हैंडल पर काफी सक्रिय थे और उन्होंने 13 जुलाई को उन पर हुए तालिबान के एक और हमले का वीडियो भी शेयर किया था। तब उन्होंने बताया था कि वो इस हमले में बाल बाल बच गए हैं, लेकिन इसके 3 दिन बाद आज उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। 3 दिन के बाद एक और हमला हुआ और तालिबान ने उनकी हत्या कर दी। स्लो। भारत सरकार ने अब दानिश सिद्दीकी की हत्या के मामले को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भी उठाने का फैसला किया है। We condemn the killing of an Indian photojournalist, Danish Siddiqui, while he was on a reporting assignment in Kandahar in Afghanistan yesterday. I extend our sincerest condolences to his bereaved family. कांधार के जिस शहर में इस भारतीय पत्रकार की हत्या हुई है, वहां पाकिस्तान का काफी प्रभाव है। पिछले दिनों अफगानिस्तान के एक नेता ने कहा था कि इस्लामाबाद से उन्हें यह धमकी मिली है कि अगर स्पिन बोल्डक शहर को उनकी सेना ने अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की तो पाकिस्तान की सेना इस इलाके में अफगानिस्तान की सेना पर एयर स्ट्राइक कर देगी। यानी इस इलाके में आज अगर तालिबान फिर से आया है
तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सेना का साथ नहीं दे रहा, बल्कि वो तालिबान के इन हत्यारों का साथ दे रहा है। और दानिश सिद्दीकी की हत्या के लिए भी आज हम काफी हद तक पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते हैं। तालिबान तो इसके लिए जिम्मेदार है ही, लेकिन तालिबान के पीछे पाकिस्तान खड़ा है। और आज हम दानिश को एक भारतीय पत्रकार होने के नाते हम चाहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए और उसके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और पूरी दुनिया में जितने भी पत्रकार हैं उन्हें एक साथ आना चाहिए, और दुनिया भर में जो लोग, जो देश, जो पत्रकार, जो बुद्धिजीवी, जो बड़े बड़े ऑथर्स, जो अपने आप को मानव अधिकारों का चैंपियन मानते हैं, जो प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं, उन्हें एक साथ आकर, एक मंच पर आकर दानिश के लिए इंसाफ मांगना चाहिए। आज अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी दानिश सिद्दीकी की हत्या पर दुख जताया है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से 10,000 जिहादी लड़ाके अफगानिस्तान में घुस चुके हैं, जो किसी भी कीमत पर काबुल को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, और अगर काबुल भी अफगानिस्तान की सरकार के हाथ से, उनकी सेना के हाथ से निकल गया तो पूरा के पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा, आतंकवादियों का कब्जा हो जाएगा। आप कह सकते हैं इस समय अफगानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान दोनों से एक साथ लड़ रहा है, और यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ जो हो रहा है भारत से मुश्किल से 400-500 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है। पत्रकारिता की दुनिया में दानिश सिद्दीकी का करियर 12 साल लंबा है, और वर्ष 2018 में उन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी दिया गया था, जो उन्हें म्यांमार के रोहिंग्या संकट की कवरेज के लिए मिला था। इसके अलावा दानिश सिद्दीकी ने दिल्ली में पिछले साल हुए दंगों की भी कवरेज की थी। इसलिए हमारे देश में हो सकता है बहुत सारे लोग आज दानिश की मौत पर जश्न भी मना रहे हैं, और आज हमने देखा कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की जा रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग शायद उनकी विचारधारा और जो तस्वीरें वो खींच रहे थे उससे वो सहमत नहीं है। लेकिन ये गलत बात है, हम इसका विरोध करते हैं। और दानिश आज अपना फर्ज निभाते हुए कि एक युद्ध के मैदान में शहीद हुए हैं, और वो किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे थे, कम से कम मैं उसे बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं, क्योंकि 2016 में लगभग ऐसे ही हालात में मैं खुद सीरिया गया था, और सीरिया में जिस तरह की लड़ाई उस समय चल रही थी वो लगभग ऐसी ही थी जैसी अफगानिस्तान में इस समय चल रही है। किसी भी समय कोई भी गोली आपको कहीं से भी लग सकती है, और वहां जाने के लिए आपको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज ये खबर इस बात का भी संकेत है कि अफगानिस्तान में अशरफ गनी सरकार का शासन अब लड़खड़ाने लगा है, और तालिबान 2001 के बाद फिर से वापसी कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पश्चिमी देश ये सब कुछ होते हुए चुपचाप देख रहे हैं, और नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 30 देशों ने भी अब अमेरिका के बाद अपनी अपनी सेनाओं को अफगानिस्तान से निकालना शुरू कर दिया है। इनमें से 27 देश तो अकेले यूरोप के ही हैं। नेटो में अफगानिस्तान के लगभग 7,500 सैनिक थे। नेटो के 7,500 सैनिक अफगानिस्तान में थे। सोचिए, ये देश वैसे तो मानव अधिकारों पर कितना लेक्चर देते हैं पूरी दुनिया को, अपने आप को चैंपियन बताते हैं मानव अधिकारों का, पूरी दुनिया का अपने आप को ये सरपंच समझते हैं, और ये कोशिश करते हैं लोग। कश्मीर पर आप सोचिए कितना लेक्चर देते हैं मानव अधिकारों को लेकर, कश्मीर में भारत की सेना को लेकर कितने मुद्दे उठाते रहते हैं। इनके बुद्धिजीवी, पत्रकार, इनका मीडिया, सब पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं। लेकिन ये सारे लोग अब अफगानिस्तान के लोगों को मरने के लिए अकेला छोड़कर वहां से निकल गए हैं, और जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है इस समय, मानव अधिकारों का हनन खुलेआम हो रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, औरतों और बच्चों पर खुलेआम अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन ये सारे पश्चिमी देश न सिर्फ चुप बैठे हैं, बल्कि पीठ दिखाकर डरपोक की तरह भाग गए हैं। सोचिए, जिस तालिबान को ये सारे देश और अमेरिका जैसे देश कुछ वर्ष पहले तक आतंकवादी कहते थे, आज उन्हीं आतंकवादियों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, उन्हीं आतंकवादियों के साथ बैठकर शांति की संधियां कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं उनके साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स पर, और वहां से चुपचाप रातों रात एक डरपोक देश और सेना की तरह वहां से निकल गए। सबसे बड़ी बात आज आप सबको जो समझनी चाहिए वो ये कि अमेरिका भले ही अपने आप को सुपर पावर कहता हो, भले ही कहता हो कि उसके पास सबसे शक्तिशाली सेना है, लेकिन अमेरिका की सेना जबरदस्त तरीके से अफगानिस्तान में हारी है, क्योंकि अमेरिका जैसी शक्तिशाली सेना इतने पैसे के बावजूद, इतने बड़े बड़े हथियारों, आधुनिक हथियारों के बावजूद अगर तालिबान को हरा नहीं पाए,
अगर तालिबान के कब्जे को वहां से पूरी तरह हटा नहीं पाए तो ये अमेरिका की सेना की बहुत बड़ी हार है और ये तालिबान जैसे आतंकवादियों की बहुत बड़ी जीत है। इसलिए अमेरिका के लिए आज ये बहुत लज्जा का दिन है, शर्मिंदा होने का दिन है और पूरी दुनिया के सामने अमेरिका और अमेरिका की सेना एक्सपोज हो चुके हैं। अमेरिका की सेना कितनी कमजोर है ये आज पूरी दुनिया ने देख लिया। आपको भी समझना चाहिए कि तालिबान के जो मुट्ठी भर लड़ाके हैं उन्होंने 20 साल तक अमेरिका की सेना के सामने मुकाबला किया। अमेरिका के 2500 सैनिकों को इस दौरान मार डाला। अमेरिका ने 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्चा भी किया, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान को वो तालिबान से आजाद नहीं करा पाया। कितनी बड़ी हार है अमेरिका की। इसलिए अफगानिस्तान पर नजर रखने के साथ साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि अमेरिका कितना डरपोक देश है, उसकी सेना कितनी डरपोक है और कितनी कमजोर है। अपने नए फरमान में तालिबान ने 15 साल से ऊपर की लड़कियों और 45 साल से कम उम्र की विधवा महिलाओं की एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी है ताकि इन्हें तालिबान के आतंकवादियों को सौंपा जा सके और वो शादी के नाम पर इन महिलाओं पर अत्याचार कर सकें, उत्पीड़न कर सकें इनके लिए। और सोचिए ये सब अफगानिस्तान में इसलिए हो रहा है क्योंकि खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताने वाला अमेरिका और नेटो के देश वहां से अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुला चुके हैं। इसलिए आज इस खबर को आप एक आईना समझिए क्योंकि इस आईने में आपको इन पश्चिमी देशों का असली चरित्र साफ साफ नजर आएगा। सोचिए उन छोटी छोटी लड़कियों के बारे में, बच्चियों के बारे में, उन महिलाओं के बारे में, उन विधवाओं के बारे में जिनकी लिस्ट तालिबान बना चुका है और अब उन सारी महिलाओं और बच्चों पर तालिबान के आतंकवादी जो हैं ये अत्याचार करेंगे और पूरी दुनिया चुपचाप इस अत्याचार को होते हुए देखती रहेगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.